डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के डिफ़ॉर्म होने की 4 वजूहात हैं, 4 रीज़न्स हैं। उन 4 रीज़न्स में से जो 2 रीज़न्स हैं वो इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, और जो नेक्स्ट 2 रीज़न्स हैं जिसमें आपको डिस्क स्लिप आ जाएगी, स्टिका आ जाएगा, ठीक है, स्पॉन्डोलाइसिस आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन का मतलब क्या है। डी फॉर्म यानी कि उसकी जो शेप है उसको क्या कर दिया जाएगा, बिगाड़ दिया जाएगा, डिफॉर्म कर दिया जाएगा। किसकी शेप को बिगाड़ा जाएगा? स्केलेटन की। तो स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज यानी कि स्केलेटन का जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें बिगाड़ कैसे होता है, उसकी कौन कौन सी वजूहात हैं। फर्स्ट रीजन है जेनेटिक रीजन, दैट इज बेस्ड ऑन द जीन्स। सेकेंड वन इज हार्मोनल, यानी कि हार्मोन्स की वजह से जो स्केलेटन है वो डिफॉर्म होगा। कैसे डिफॉर्म होगा? हार्मोन की वजह से या जीन्स की वजह से, वो नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। न्यूट्रिशन, खुराक भी डिपेंड करती है इस स्केलेटन की जो ग्रोथ है वो बेसिकली खुराक के ऊपर डिपेंड करेगी। एक बैलेंस्ड डाइट यानी कि न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो नहीं मिलेगी तो वो भी क्या कर देगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्केलेटन है वो डिफॉर्म हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज अ फिजिकल ट्रोमल डिफॉर्मिटीज, यानी कि सम टाइम क्या होता है कि ट्रोमा, चोट, शदीद चोट का लगना, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या गलती से चोट लग गई, एक्सीडेंटली हो गया, उससे क्या होगा, उससे भी हमारा जो स्केलेटन है वो डिफॉर्म हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक से स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक यानी कि किसके अंदर अब चेंजेस आने वाली हैं? जीन्स के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो पहली जो डिजीज है इसका नेम है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो आपका मैक्सिला होगा, मैक्सिला कहते हैं ऊपर वाला जबड़ा, दिस वन इज मैक्सिला, ये ऊपर वाला जबड़ा है, और आपका जो प्लेटाइन है, आपका जो तालू है। तो पहली बात क्लेफ्ट पैलेट, इसको प्रोनाउंसिएट 2 तरह से करते हैं, प्लेट भी कह सकते हो, पैलेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्लेफ्ट का मतलब होता है दराड़, ठीक है। पैलेट आपका तालू, यानी कि तालू के अंदर क्या आ गए, दराड़ आ गई। अब दराड़ कैसे आई? ड्यू टू द जीन्स म्यूटेशन, जीन्स की म्यूटेशन की वजह से। अब जीन्स में म्यूटेशन कैसे हो गई? जीन्स में म्यूटेशन सम टाइम क्या होता है, सम टाइम जो जीन्स की म्यूटेशन है उसमें जो बेसिक रोल होता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बेसिक रोल होगा, सम टाइम न्यूट्रिशन का भी रोल होता है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका ज़्यादा रोल होता है। उसकी वजह यह है कि सम टाइम जब सूरज ग्रहण वगैरह लगता है तो क्या होता है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं आ रही, बल्कि वो किसी और जो दरमियान में ऑब्जेक्ट आ गया है वहाँ से होके ज़मीन पर अर्थ तक पहुँच रही है। अब उस ऑब्जेक्ट से जब होकर आएगी तो उस ऑब्जेक्ट पे हो सकता है कुछ रेडिएशंस होंगी डिफरेंट किस्म की, ठीक है। सूरज ग्रहण की बात हो रही है। तो सूरज ग्रहण में होता यूं है कि जो सनलाइट है ना, पहले डायरेक्टली अर्थ पे आ रही है, लेकिन अब क्या हुआ, अर्थ और सन के दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो पहले सनलाइट उस ऑब्जेक्ट पे जाएगी, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद फिर कहां पर आना है, उसने अर्थ पे आना है। तो अब उस ऑब्जेक्ट पे हो सकता है कि कोई रेडिएशंस हो। अब वो जो रेडिएशंस हैं वो सनलाइट के साथ कहां पर आ रही हैं, अर्थ पे आ रही हैं। जब वो अर्थ पे पहुंचेंगी तो अर्थ पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि अगर कोई फीमेल जो प्रेगनेंसी की हालत में है, अगर उसके पेट वाले रीजन पे, ठीक है, या उसकी बॉडी के ऊपर वो रेडिएशंस, वो सनलाइट गिर जाती है, तो उससे क्या है कि वो जो बच्चा है यानी कि जो फीटस है, जो बेबी है छोटा सा, उसमें उसके जो जीन्स हैं उसमें म्यूटेशन हो सकती हैं। अगर म्यूटेशन हो गई तो उससे क्या होगा, उसका जो ऊपर वाला जबड़ा है और उसका जो तालू है वो आपस में फ्यूज नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो पहला कौन सा फैक्टर आ गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर ने क्या कर दिया, जीन्स की म्यूटेशन कर दी, और जीन्स की म्यूटेशन की वजह से जो मैक्सिला है और प्लेटाइन है वो फ्यूज नहीं हो सका। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर जरूरी नहीं है कि वही हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कोई और भी रेडिएशंस हो सकती हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट से ही रेडिएट्स हो रही हैं और वहीं पे अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब क्लेफ्ट प्लेट में देखें, यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है, तो वहां पर देखें, अब उसका जो इसको क्लेफ्ट लिप भी कहते हैं। जो क्लेफ्ट प्लेट होता है ना, ये क्या करता है, ये आपका जो लिप होता है ना उसको भी इफेक्ट करता है। इसको क्लेफ्ट लिप भी कहते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला लिप है ना, अपर लिप होता है, उसमें भी दराड़ आ गया। क्लेफ्ट का मतलब ही दराड़ था ना, तो ऊपर वाला जो लिप है उसमें भी क्या आ चुकी है, दराड़ आ चुकी है। तो क्लेफ्ट प्लेट में क्या हुआ, उसका जो देखें मैक्सिला है वो फ्यूज नहीं हुआ उसके प्लेटाइन के साथ, तो क्या हुआ, उसका जो ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी है वो आपस में मिल चुके हैं इस वक्त, ठीक है। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी क्या हो चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं।
तो अब इस सूरत में होगा क्या? अब इस सूरत में प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पेशेंट, वो जो बच्चा है जिसका क्लेफ्ट प्लेट पैलेट है, यानी कि उसका फ्यूज़ नहीं हुआ, अगर उसको खुराक को सक करता है ना, तो हो सकता है कि जब उसको खुराक सक करेगा तो वो जो फूड है वो उसके लंग्स की तरफ चली जाए, ठीक है। और अगर फूड उसके लंग्स की तरफ चली जाएगी तो वहां पर जाके लंग्स इन्फेक्शन काज कर देगा, लंग्स इन्फेक्शन काज कर देगा। उसको क्या नाम दे देंगे? उसको नाम दे देंगे एस्पायरेशन नमोनिया का नाम दे देंगे। जब एस्पायरेशन नमोनिया होता है तो एस्पायरेशन नमोनिया में दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि जैसे ही जो खुराक है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी ना, तो लंग्स में इन्फेक्शन होगा और उस वक्त चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी। चेस्ट पेन, चंद एक सिम्टम्स शो होंगे। वो सिम्टम्स कौन सी हैं? उन सिम्टम्स में पहली एक सिम्टम्स है चेस्ट पेन होगी। सेकंड सिम्टम्स क्या है? कफ, उसको खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी। स्वेटिंग होगी बहुत शदीद, बहुत ज़्यादा उसको क्या होगी? स्वेटिंग होगी। उसको फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, ठीक है। These are the symptoms of the aspiration pneumonia, यानी कि जब खुराक कहाँ पर चलेगी? उसके लंग्स के अंदर जा चुकी है, उस वक्त क्या होगा? ये सिम्टम्स शो हो सकती हैं। तो इस सूरत में ये होगा कि अगर उस पेशेंट ने डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया है इसके बारे में, तो वो सिंपली क्या करे? एंटीबायोटिक्स ले ले जो उसे डॉक्टर ने दी हैं, और लेने के बाद चुपचाप बेड रेस्ट कर ले। और अगर फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ, यानी कि उसको इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। क्यों जानलेवा हो सकता है? बिकॉज वो जो खुराक वो आपके लंग्स में गई है, वो वहाँ से आपको ब्लड में जा सकता है, और वहाँ से ब्लड में जाके उसके जो फंक्शनिंग है उसके डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। उससे क्या हो सकता है कि बहुत ही खतरनाक किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं। तो उसे चाहिए कि वो सिंपली डॉक्टर के पास जाए और वहाँ से एंटीबायोटिक्स ले ले, ठीक है, कंसर्न करने के बाद। नेक्स्ट जो जेनेटिक है, जीन्स की वजह से जो नेक्स्ट एक डिजीज है उसका नेम है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये कौन सी है बच्चे? ये आ गई आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो पहली बात है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब ये हुआ कि जो मेल और फीमेल दोनों बराबर के इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि ऑटोसोमल में 22 पेयर ही वो मेल में होंगे, 22 ही फीमेल में होंगे। हाफ उसके फादर से आ जाएंगे, हाफ मदर से आएंगे। तो जो इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं वो मेल और फीमेल में दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि माइक्रोसेफेली के अंदर जो स्कल का साइज होगा ना, वो छोटा रह जाता है, छोटा रह जाएगा। क्यों छोटा रह जाता है? बिकॉज उसके जो जीन्स हैं जो कि ऑटोसोम्स के ऊपर मौजूद थे, उसके अंदर क्या हो गई? म्यूटेशन होगी। जब उसके अंदर म्यूटेशन होगी तो म्यूटेशन के नतीजे में क्या हुआ? उसके जो ब्रेन की ग्रोथ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान भी उसके जो ब्रेन की ग्रोथ है वो नहीं होगी, और आफ्टर द बर्थ, और बर्थ के बाद भी उसकी जो ब्रेन की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? वो नहीं होती। इस सूरत में होता यह है कि उसका जो स्कल, जो हेड का साइज है ना, वो तकरीबन 2SD, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके जो हेड का सरकमफ्रेंस होगा, उसके हेड का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस जो उसका एरिया कह सकते हो, ठीक है। जो उसका हेड का सरकमफ्रेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 2SD, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, डेविएंस हो जाएगा। यानी कि एवरेज से क्या हो जाएगा? कम रह जाएगा। एवरेज से क्या रहेगा? उसका जो साइज है वो क्या रहेगा? कम रह गया। हम उसे क्या नाम दे देंगे? उससे नाम दे देंगे माइक्रोसेफेली का नाम दे देंगे। अब माइक्रोसेफेली अगर किसी का स्मॉल छोटा रह गया ना, सर का साइज छोटा रह गया, तो वो उस इंसान को मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। उस इंसान को अपनी बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन करना है उसमें बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा उसको जो कुछ बातें हैं वो उसको समझ नहीं आएंगे, और कुछ समझ आएंगे और वो बहुत ही लेट समझ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट इज नोन एज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस का जो मतलब है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, सोजश। तो दो तरह की आर्थराइटिस जिक्र है यहाँ पर। एक है आपके पास ओस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकंड वन इज द रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। बच्चे ओस्टियोआर्थराइटिस में कुछ इस तरह से होता है कि जो हड्डियां होती हैं ना, जो बोन्स होती हैं, बोन्स के जो कार्टिलेज होते हैं, बोन्स के सिरों पे जो कार्टिलेज होते हैं ना, ये कार्टिलेज क्या हो जाते हैं?
रिड्यूस हो जाते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, जो कार्टिलेज होंगे हड्डियों के किनारे पे जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। कार्टिलेज के रिड्यूस होने की वजह से जो हड्डियां हैं वो आपस में फ्यूज होना स्टार्ट हो गई। या सम टाइम क्या हुआ कि जो लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है वहां पर, जिसने क्या करना था, जिसने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना था मूवमेंट के दौरान, अब वो फ्लूइड खत्म हो चुका है। इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि जो बोन्स होंगी वो आपस में फ्यूज हो सकती हैं, और फ्यूज होंगी तो देन जब मूवमेंट होगी तो मूवमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, पेन होगी। नेक्स्ट वन इज रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस। रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस इज एक्चुअली द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, अपना ही इम्यून सिस्टम होगा। कैसे इम्यून सिस्टम होगा, इसमें होगा कुछ इस तरह से कि जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होंगी बच्चे, उस बोन्स के ऊपर इस तरह से मौजूद होती हैं मेम्ब्रेन्स। बोन्स के ऊपर क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं इस तरह से, और उन मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूइड होता है जिसने रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना होता है। इस तरह से ये मेम्ब्रेन्स आ गई। अब हुआ कुछ यूं कि ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, इन मेम्ब्रेन्स में स्वेलो हो जाती है, सोजिश हो जाती है इन मेम्ब्रेन्स के अंदर। यहाँ पर जो सोजिश हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, इनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रही है। अब इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये होता है कि सम टाइम जो वायरसेस हैं और बैक्टीरियाज हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ना कंफ्यूज कर देते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है ना, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उन्होंने एंटीबॉडीज बनानी थी वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपने ही जो हेल्थी टिश्यूज होते हैं ना, बॉडी के जो हेल्थी टिश्यूज होते हैं जैसा कि ये वाले, इन हेल्थी टिश्यूज के खिलाफ उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दी, उन्होंने एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दी। इस सूरत में क्या हुआ, इस सूरत में ये हुआ कि ये जो मेम्ब्रेन्स थी, जो ज्वाइंट्स पर मौजूद थी, जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिल रही थी, वहाँ पर क्या क्या होगी, सोजिश होगी, और उस डिजीज़ को हम क्या नाम दे देंगे, उससे नाम दे देंगे रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम दे देंगे। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस एक आम किस्म की हड्डियों की बीमारी होती है, अगर इसका इलाज चाहिए तो इलाज में होता कुछ इस तरह से है कि जो डाइट होती है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, डाइट इंप्रूव करना चाहिए, जितने भी नट्स वगैरह हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ऑयली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, कॉफ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्या ये जो लुब्रिकेंट फ्लूइड कम हुआ है वो दोबारा से यानी कि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट जो काज है वो है हार्मोनल काज, यानी कि हार्मोन की वजह से किस तरह से हमारा जो स्केलेटन है वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसकी जो शेप है वो लूज हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ओस्टियोपोरोसिस आ गया इसके अंदर। कौन सी डिजीज आ चुकी है इसके अंदर, आ चुकी है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है पोरस ऑफ बोन्स। व्हाट्स इट्स मीनिंग, इट्स का मतलब होता है पोरस ऑफ बोन्स। हड्डियां बहुत ज्यादा पोरस हो जाएंगी, पोरस ऑफ बोन्स। अब ये जो फिनोमिना है ये मोस्टली किसके अंदर है, एज्ड ह्यूमन के अंदर। एज्ड ह्यूमन के अंदर क्यों होता है, एज्ड ह्यूमन में इसलिए होता है कि जब जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स रीच एट द एज ऑफ 50 to 51 इस सालों में पहुंचती हैं, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो ख़त्म हो जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके नतीजे में होता यूं है कि जो हार्मोन है, एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है उनकी बॉडी के अंदर, उसका नेम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, उस एस्ट्रोजन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होंगी, बोन्स में से जो कैल्शियम है एंड फास्फोरस है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, वो ना हड्डियों से निकलकर ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगी, हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की क्या होगी,
डिप्लीशन, कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा कमी होगी। उसके नतीजे में क्या होगा कि जो डेंसिटी होती है बोन्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी क्या हो गई, कम होगी और हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी। थोड़ा सा चोट वगैरह लगी और हड्डी के टूटने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली किसके अंदर होगा, एज्ड वुमेन्स के अंदर होगा। अब इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज ये होता है कि सिंपली एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ये प्रोसेस एज्ड वुमेन के अंदर ही ज़्यादा हो। ये सम टाइम क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना, वो 30 या 40 के जो बीच में है ना एज, इसके दौरान भी स्टॉप हो सकता है। उसकी रीज़न ये होती है कि सम टाइम न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, यानी कि खुराक उसको सही नहीं मिल रही, उसको जो फीमेल है उसको प्रोटीन्स नहीं मिल रही, या मेंटली तौर पर वो डिप्रेस है। ठीक है, या फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल्स वगैरह इस तरह की जब कंडीशंस आ जाती हैं तो उस सूरत में भी क्या होगा कि उस सूरत में भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ये साइकिल भी स्टॉप हो सकता है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज यही है कि पहले क्या किया जाए कि वो जो फीमेल है उस फीमेल को बनानास वगैरह दिए जाएं। बनानास वगैरह के अंदर फास्फोरस होगा। फास्फोरस क्या करेगा, जो हड्डियों के अंदर बाकी कैल्शियम बच गया, जो निकलना था वो तो निकल गया, लेकिन जो बाकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम बच चुका है उसको क्या करेगा, हड्डियों के अंदर ही डिपॉजिट करके रखेगा। ठीक है, डिपॉजिट करके रखेगा बनानास वगैरह। और उसके अलावा जो डाइट होती है, डाइट इंप्रूव करनी चाहिए, और एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज तकरीबन एक हफ्ते के अंदर कोई 5 किलोमीटर तक करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हड्डियां हैं वो थोड़ी सी मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद टैबलेट्स वगैरह की सूरत में टैबलेट्स दी जाती हैं, और टैबलेट्स के बाद भी अगर फ़र्क ना पड़े तो आखिरी हल होता है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। इस प्रोसेस के ज़रिए से क्या किया जाएगा, इस प्रोसेस के ज़रिए से बच्चे जो एस्ट्रोजन है उसको बॉडी के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक बच्चे आपके जो 2 क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो नेक्स्ट 2 क्लासेस रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.